हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं अपने एमसीक्यू के लेक्चर को। गाइस इससे पहले हम 3 लेक्चर एमसीक्यू के डिस्कस कर चुके हैं। 150 एमसीक्यू हम डिस्कस कर चुके हैं। आज ही हमारा लास्ट लेक्चर है एमसीक्यू का। इसके बाद हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट कर देंगे। गाइस देखिए, जो हमने यहाँ पर एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, इससे बाहर से एमसीक्यू आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। और कोई एग्जाम में एमसीक्यू पूछता भी है तो आप उसको ईजिली अटेंड कर पाएंगे। मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ, क्योंकि हम 200 एमसीक्यू आज कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज ए ग्रुप ऑफ डैश पावर। गाइस देखिए, जो मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसमें मेरी स्पेशल और जर्नल दोनों पावर अवेलेबल होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्पेशल पावर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। हम स्पेशल पावर में किसको इंक्लूड नहीं करते हैं। स्पेशल पावर में जो मेरा इंक्लूड होता है, मैंने चैप्टर डिस्कस करते टाइम भी आपको ये सब बातें क्लियर की थी। कस्टमर, सप्लायर और इन्वेस्टर यहाँ पर इंक्लूड होता है। तो टेक्निकल सिचुएशन जो है मेरी, वो स्पेशल पावर में इंक्लूड नहीं होगी, वो जनरल पावर में इंक्लूड होती है। तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर है। थर्ड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल इन टाइम विद द हेल्प ऑफ स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। गाइस देखिए, मैं किस चीज़ को टाइम पर अवेलेबल करा सकता हूँ यदि मैं स्टडी करता हूँ किसकी, एनवायरनमेंट की। गाइस देखिए, वार्निंग सिग्नल को हम टाइम पे अवेलेबल करा सकते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट की स्टडी करके हमें पता लग जाता है कि हमें कौन सी स्टेप लेनी चाहिए और कौन सी स्टेप नहीं लेनी चाहिए, कौन हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेगा, कौन हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर क्या अवेलेबल करा सकते हैं टाइम पर, वार्निंग सिग्नल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आइए फोर्थ एमसीक्यू देखिए, द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट मेक्स अवेलेबल डेस्ट रिसोर्सेज। गाइस देखिए, यदि हम एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं तो मेरे पास कौन से रिसोर्सेज जो हैं इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। गाइस यहाँ पर यूजफुल रिसोर्सेज जो हैं वो मेरे पास अवेलेबल हो जाते हैं यदि हम एनवायरनमेंट की स्टडी करेंगे। गाइस देखिए, कॉस्टली रिसोर्सेज हैं वो कब अवेलेबल होंगे, जब मेरे पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल होगा। चीप रिसोर्सेज को भी मुझे यदि परचेज करना है तो उस केस में भी गाइस यहाँ पर क्या होगा कि मेरे पास मनी अवेलेबल होनी चाहिए। इन्फीरियर को तो मैं इजीली जो है गाइस अवेलेबल करा सकता हूँ, लेकिन यदि हम एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं तो जो मेरे यूजफुल रिसोर्सेज हैं हम उनको अवेलेबल करा सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। गाइस कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन ए को टिक करके आते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी हम इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो हमारे लिए रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो यूजफुल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। फिफ्थ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर गोइंग क्विक चेंज। गाइस देखिए, यहाँ पर अंडर गोइंग क्विक चेंज क्या होगा, कंपटीशन है, फैशन है या टेक्निक है, तीनों में ही गाइस यहाँ पर अचानक से चेंज हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन डी ऑल द अबव होगा। टेक्नोलॉजी गाइस कभी भी बता के चेंज नहीं होती, फैशन है मेरा बताकर चेंज नहीं होता, अचानक से चेंज होता है। कंपटीशन गाइस, दो फर्म के बीच में कंपटीशन है तो गाइस वो भी कभी भी चेंज हो सकता है। यदि उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर दिया या अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया तो जो मेरा कंपटीशन है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आइए सिक्स्थ एमसीक्यू देखिए, ITC होटल मेड ए स्टडी ऑन बिजनेस इन्वायरमेंट एंड प्लान टू ओपन डैश इन इंडिया एंड अब्रॉड्स। गाइस देखिए, यहाँ पर ITC होटल जो है वो किस चीज़ की स्टडी करेगा इन्वायरमेंट में, कि उसको अपने होटल को ओपन करना होगा। तो यहाँ पर सिंपली ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। स्टडी ही क्यों करेगा ITC होटल, इसलिए करेगा क्योंकि उसे अपने ब्रांच जो है इंडिया में या इंडिया से बाहर भी सेटअप करनी है। तो यहाँ पर सिंपली मैं कह सकता हूँ प्लान टू ओपन होटल्स। 7 देखिए, विद द हेल्प ऑफ द स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्रूव इट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर। गाइस देखिए, यहाँ पर हम एनवायरनमेंट की स्टडी करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना इंप्रूव कर सकती है। किसको, प्रेजेंट को भी इंप्रूव कर सकती है एज वेल एज फ्यूचर को भी इंप्रूव कर सकती है। पास्ट को इंप्रूव नहीं कर सकती, क्योंकि पास्ट में जो घटना, जो भी कांड उन्होंने कर दिए हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, वो आगे करेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन फ्यूचर में यहाँ जो प्रेजेंट है उसमें वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी मेरा इसलिए करेक्ट आंसर होगा। पास्ट को हम कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते, ना ही हम बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी कर सकते हैं, ना ही हम रियल लाइफ में भी पास्ट को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट। अब गाइस देखिए, मैंने आपको बताया था इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन इंक्लूड होगा, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है वो ही सिर्फ और सिर्फ हम उसको ही इम्प्रूव कर सकते हैं। जो मेरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है हम उसको यहाँ पर इंटरनल एनवायरनमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो गाइस देखिए, कस्टमर क्या है यहाँ पर मेरा कंप्लीटली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड्स करता है। यहाँ पर इंटरनल में कौन होगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रक्चर है, सिर्फ और सिर्फ वही क्या होते हैं यहाँ पर इंटरनल एनवायरनमेंट में हम उनको इंक्लूड करते हैं। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कस्टमर मेरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट्स है। 9th देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट में हम किसको इंक्लूड कर सकते हैं। गाइस देखिए, यहाँ पर सप्लायर है या कॉम्पिटिटर है, दोनों ही मेरे क्या यहाँ पर माइक्रो इन्वायरमेंट में इंक्लूड होते हैं। तो इसलिए सप्लायर और कॉम्पिटिटर दोनों मेरे करेक्ट आंसर होंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, गाइस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हमने देखा था कोई भी यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण या
कोई भी इकोनॉमिक, मैं कह सकता हूँ कोई भी लॉ में चेंजेस आ रहे हैं, उसके कारण यहाँ पे डिमांड मेरी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, उसके कारण कोई भी इफेक्ट हो रहा है, तो वो मैं कहाँ इंक्लूड करता हूँ, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। इकोनॉमिक का यहाँ पर मीनिंग ही क्या है कि कोई भी पॉलिसी चेंज हो गई, या मॉनेटरी पॉलिसी के कारण कोई भी यहाँ पर मेरा ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट हुई है, या फिजिकल पॉलिसी के कारण इफेक्ट हुई है, या डिमांड एंड सप्लाई के कारण मेरी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट हुई है, उसको हम कहाँ इंक्लूड करते थे, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। ये सब हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपको इनके बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो आप लेक्चर जाकर देख सकते हैं। आइए 10th देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर द मैक्रो इन्वायरमेंट। गाइस देखिए मैक्रो इन्वायरमेंट में हम किसको इंक्लूड करेंगे, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल, सोशल एंड लीगल इन्वायरमेंट। गाइस देखिए यहाँ पर ऑल द अबव आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमने 5 टाइप्स के इन्वायरमेंट डिस्कस किए थे, किसमें, मैक्रो इन्वायरमेंट में। यहाँ पर हमने लीगल इन्वायरमेंट को भी डिस्कस किया था, तो यहाँ पर ये सारे ही मेरे किसके पार्ट है, मैक्रो इन्वायरमेंट के। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए 11th देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हम किसको इंक्लूड करेंगे। गाइस देखिए इकोनॉमिक सिस्टम है मेरा, इकोनॉमिक पॉलिसी है, इकोनॉमिक कंडीशन है। मैंने अभी आपको बताया जो भी मेरी डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करनी है, और गाइस देखिए ये तीनों ही मेरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं, या तो इकोनॉमिक सिस्टम हो, या इकोनॉमिक पॉलिसी हो, या इकोनॉमिक कंडीशन हो। ऑल द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। 12 देखिए। डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इज फॉर द पर्पज ऑफ रिगार्डिंग। क्या हमारी गाइस देखिए किसके रिगार्डिंग में हम जो है इकोनॉमिक पॉलिसी को यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं, जो भी मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है मेरी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली इफेक्ट करेगी, उसके रिगार्ड्स में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसी को डिटरमाइन करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि गाइस देखिए सोशल इन्वायरमेंट हम कहाँ डिस्कस करते हैं, सोशल इकोनॉमिक में, सोशल इन्वायरमेंट में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में भी मैंने आपको बताया था, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के कारण मेरी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट हो रही है, उनके किसी भी डिसीजन से यहाँ पर मेरे लिए कंडीशन राइज हो रही है, वो फेवरेबल भी हो सकती है, अनफेवरेबल भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो भी हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के। 13 देखिए। अंडर विच इन्वायरमेंट इफेक्ट IBM एंड कोका कोला हैड टू लीव इंडिया। गाइस देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के चलते IBM और कोका कोला को यहाँ से इंडिया को लीव करना पड़ा था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट MCQ है, काफ़ी टाइम जो है पूछ लेता है एग्जाम में। 14 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर ऑफ द सोशल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। कौन सा फैक्टर यहाँ पर सोशल इन्वायरमेंट में है, कस्टमर लेवल, गाइस देखिए लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, या रेट ऑफ इंटरेस्ट। गाइस ये सब चीज़ें कहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं, सोशल इन्वायरमेंट में। इन सब चीज़ों के बारे में गाइस आपको इजीली समझ में आ जाएगा, आप जाइए जाकर चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर देखिए, आपको कंप्लीट ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। आइए 15 देखिए। Which component of business environment resulted in the relaxation of ban imposed on the foreign direct investment। गाइस देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर जो भी था बैन था, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ उसको रिमूव किया गया था, किसमें, लीगल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में, यहाँ से हमें रिमूव कर दिया गया था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, लीगल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। जो भी मेरा लीगल इन्वायरमेंट था गाइस वो किसको देखता था, यहाँ पर गाइस देखिए ग्लोबलाइजेशन जब हुआ था, प्राइवेटाइजेशन, लिबराइजेशन के केस में क्या हुआ था कि कुछ रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर थी जो कि उनको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया था, जिससे हम यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी ईजिली जो है कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, यदि मैं इंडिया से बाहर कहीं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ और वहाँ पे जिस भी मैं फील्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका डायरेक्ट कंट्रोल मेरे पास आ रहा है, तो वो मेरी क्या कहलाती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 16 देखिए। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोस्टेट मशीन इन द मार्केट। गाइस देखिए जैसे ही फोटोस्टेट मशीन को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो मेरे कार्बन पेपर इंडस्ट्री थी वो एडवर्सली इफेक्ट हुई थी। जैसे जैसे फोटोकॉपी की इंडस्ट्री इंक्रीज होती चली गई, वैसे सेम कार्बन कॉपी की इंडस्ट्री जो है डिक्रीज होती चली गई। किसका यहाँ पर जो मैं कह सकता हूँ कौन सा इन्वायरमेंट यहाँ पर इंक्लूड है, या मैं कह सकता हूँ कौन सा इन्वायरमेंट मेरा रिस्पॉन्सिबल होगा, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर टेक्निकल इन्वायरमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी में चेंज आया था जिसके कारण यहाँ पर फोटोस्टेट की मशीन इंट्रोड्यूस की गई थी, तो कार्बन कॉपी की डिमांड जो है ऑटोमेटिकली रिड्यूस होती चली गई डे बाई डे। आइए 17 देखते हैं। देखिए 17 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द पर्पज ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट। मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या हुआ था, लिबराइजेशन के केस में जो भी यहाँ पर मेरी रिस्ट्रिक्शन थी वो उन सबको रिमूव कर दिया गया था। रिस्ट्रिक्शन को कंप्लीट रिमूव करके यहाँ पर हमारे लिए इजीली कर दिया गया था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को। का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा था यहाँ पर, डील्स विद द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीकेशन। यहाँ पर प्रोसेस ऑफ सिंप्लीकेशन का है, इसलिए हमने क्या करा यहाँ पर लिबराइजेशन पे करेक्ट टिक किया है। ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर है। मैं भी आपको एक MCQ और बताऊँगा जिसकी वजह से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 18 देखिए। रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर फॉल्स अंडर। अब गाइस देखिए यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन जो हुआ था, यहाँ पर हमने क्या करा था कि जो मेरा पब्लिक सेक्टर
का रोल था, हमने उसको फॉल करके प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज कर दिया था। किस में? हमने प्राइवेटाइजेशन में ऐसा किया था। लिबरलाइजेशन में कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, उनको रिमूव किया था। प्राइवेटाइजेशन में हमने क्या किया था कि पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो हैंड ओवर कर दिया था। किसको? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को। एंड कहीं देखिए यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन में क्या था कि हमारे पास एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो प्रोसीजर था उसमें काफ़ी हमने सिंप्लीफिकेशन जो है प्रोवाइड कराई थी। आइए 19 MCQ देखिए, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीज, सॉरी गाइज 19 देखिए इन ऑल द कंट्री दे आर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डज इट्स कम। अब गाइज देखिए यहाँ पर जो है हमने कंप्लीट फ्री फ्लो कर दिया था। किसका? यहाँ पर एक सेकंड गाइज वेट कीजिएगा, यहाँ पर कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। आइए देखिए फ्री फ्लो कर दिया था। तो गाइज देखिए वहाँ कहाँ पर करा था हमने? ग्लोबलाइजेशन में जो है हमारे पास जो भी रिस्ट्रिक्शन थी गुड्स की, हमने रिस्ट्रिक्शन कहाँ पर रिमूव की थी गाइज? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर था हमने उसकी रिस्ट्रिक्शन को रिमूव किया था लिबरलाइजेशन में। लेकिन ग्लोबलाइजेशन में गाइज जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज थी उसका फ्लो था वो हमने यहाँ पर क्या करा था? फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया था। तो यहाँ पर क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन आएगा। ध्यान रखिएगा, जो मेरा रिस्ट्रिक्शन को हमने रिमूव किया था वो लिबरलाइजेशन में था, लेकिन जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो था वो फ्री करा था, वो किस में करा था? हमने ग्लोबलाइजेशन में करा था। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि रिस्ट्रिक्शन जो हमने रिमूव की थी वो लिबरलाइजेशन में की थी और फ्री फ्लो किया था किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, वो ग्लोबलाइजेशन में किया था। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए 20 देखें, अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी द रोल ऑफ डैश हैज़ बिन डिसाइडेड। अब गाइस देखिए पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का रोल हमने डिसाइड कर दिया था। आइए 21 देखते हैं। सॉरी गाइज वेट कीजिएगा एक सेकेंड। आइए 21 देखिए, ट्रेड पॉलिसी ब्रिंग अंडर कंट्रोल। अब गाइस देखिए जो मेरी ट्रेड पॉलिसी थी वो किसके कंट्रोल में आती है? यहाँ पर जो मेरा फॉरेन ट्रेड था उसके कंट्रोल में आती है। कौन? ट्रेड पॉलिसी। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। 22 देखिए, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। अब गाइस देखिए जो मेरी पॉलिसी होती है किसकी? गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, वो पॉलिसी मेरी क्या कहलाती है? फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। गाइस देखिए मनी को कंट्रोल करना या मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना होता है गवर्नमेंट को, तो वो किसका यूज करती है? यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी का यूज करती है। गाइस जो RBI यूज करती है उसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। 23 देखिए, अंडर डैश द रिजर्व बैंक कीप्स कंट्रोल द मनी सप्लाई इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी। गाइस देखिए जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए जो RBI पॉलिसी का यूज करता है हम उसको क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। गाइस देखिए यहाँ पर फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को हम इकोनॉमिक्स में डीप में डिस्कस करेंगे। गाइस जल्दी आपके लिए जो है मैं इनका लेक्चर भी प्रोवाइड करा दूंगा दोनों का। आइए 24 देखिए, प्राइस कंट्रोल मीन्स डेट द कंपनी विल सेल गुड्स ऑन द डैश प्राइस। गाइस देखिए जो गवर्नमेंट ने प्राइस डिसाइड किया है वहाँ पर जो भी मेरा प्राइस कंट्रोल का मीनिंग ये होता है कि गवर्नमेंट ने जो प्राइस डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी फर्म्स है, उसको अपने प्रोडक्ट को सेल्स करना होता है। तो हम उसी को क्या कह सकते हैं? गुड्स ऑन गवर्नमेंट प्राइस। 25 देखिए, द एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इन ए लार्ज नंबर इन इंडिया मार्केट हैज़ क्रेट्स। गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा? जैसे ही मल्टीनेशनल मार्केट हमारे इंडिया में एंटर करेगी तो जो मेरा कंपटीशन है वो टफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गाइस देखिए जो इंटरनेशनल मार्केट है वो अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएगी और जो मेरी इंडियन मार्केट है वो अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएगी, तो जिसके कारण यहाँ पर कंपटीशन जो है वो काफ़ी टफ हो जाएगा। 26 देखिए, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कंपनी हैव टू कंप्लीट। गाइस देखिए यहाँ पर न्यू एंड ओल्ड कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनी, इंपोर्ट, यहाँ पर सभी को हम इंक्लूड करते हैं इंडियन कंपनीज में, तो ऑल द अब मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। कई ये सारे MCQ हमने डिस्कस नहीं किए थे इसलिए हम यहाँ पर इनको डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 के MCQ अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए हैं। 27 देखिए, दिस डेज कंपनी कैन नॉट बी अवॉइड इन्वेस्टिंग इन। गाइस देखिए यहाँ पर जो भी मेरी कंपनी है आज के टाइम में सब कंपनी बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियाँ यहाँ पर सब जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रही हैं, वो उसको अवॉइड नहीं कर सकती। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं सब वहाँ पर इन्वेस्ट करती हैं। 28 देखिए, विच फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट में हम किसको इंक्लूड नहीं करेंगे? ऑब्जेक्टिव हमारा इंटरनल का पार्ट है, पॉलिसी हमारा इंटरनल का पार्ट है, प्रोडक्शन मेथड हमारा इंटरनल का पार्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा पब्लिक। पब्लिक क्योंकि एक्सटर्नल का पार्ट्स है। 29 देखिए, डैश इज इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। किसको हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं? गाइस रिपीटेड MCQ है, बताने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑल द अबव करेक्ट आंसर होगा। 30 MCQ देखिए, मैनेजर प्लस लीडरशिप एबिलिटी। गाइस देखिए मैनेजर और हम लीडरशिप एबिलिटी को यदि दोनों को आपस में कंबाइंड कर देते हैं तो मेरा क्या निकल के आता है? सक्सेस इज इक्वल टू क्या होगी? मेरी सक्सेस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ लीडरशिप टू मेक यूज
%% ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। गाइस देखिए लीडरशिप के थ्रू जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है हम उसको अचीव करते हैं, और यहाँ पर जो मेरा इंडिविजुअल है जिसको भी हम यहाँ पर लीडरशिप प्रोवाइड करा रहे हैं, जो भी गाइज मेरा हमारा फॉलोवर है, हम उसको क्या कर रहे हैं यहाँ पर गाइडलाइंस प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको प्रॉपर वे में वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि गाइज जो मेरा इंडिविजुअल है उसकी हम 100% एबिलिटी को यूज़ कर सकें। तो इसलिए ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। देखिए 32 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए वाइडर स्कोप। किसका वाइडर स्कोप है? यहाँ पर मैनेजमेंट का, सेंट्रलाइजेशन का, डिसेंट्रलाइजेशन का, डेलीगेशन का। जो मेरा मैनेजमेंट है उसका वाइडर स्कोप होता है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन या डेलीगेशन सब किसके पार्ट्स हैं? यहाँ पर मेरे मैनेजमेंट के पार्ट्स हैं। 33 देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज कॉन्सिक्वेंसली और डेलिबरेटली इस्टेब्लिश। गाइस देखिए यहाँ पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जो है डेलिबरेटली इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पर फॉर्मल मेरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थी जिसको हम डेलिबरेटली इस्टेब्लिश करते हैं। 34 देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द रूल्स एंड प्रोसीजर। गाइस देखिए जो मेरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो किस पे बेस होती है? यहाँ पर रूल्स एंड प्रोसीजर पे बेस होती है। इन सबको हमने डीप में डिस्कस किया हुआ है, आप जाके लेक्चर देख सकते हैं। 35 देखिए, विच स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज हेल्पफुल इन लोकेटिंग द इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज। गाइस देखिए यहाँ पर जो मेरे इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज हैं उनको हेल्पफुल कौन ऑर्गेनाइजेशन करेगी? यहाँ पर मेरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन करती है, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हम जो एक पैटर्न हम डिसाइड कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही मेरे एम्प्लॉयज वर्क करते हैं और कम्युनिकेट भी करते हैं। 36 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिसएडवांटेज ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का गाइस देखिए यहाँ पर जो मेरा डिसएडवांटेज नहीं होगा। डिसएडवांटेज क्या नहीं होगा? लैक ऑफ फेवरिज्म। अब गाइस देखिए यहाँ पर जो मेरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें लैक ऑफ फेवरिज्म होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ये एक तरीके का डिसएडवांटेज नहीं है मेरा। लैक ऑफ इनिशिएटिव भी हो सकता है, डिले इन वर्क भी होता है, किसमें? फॉर्मल में, क्योंकि गाइस कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पर जो भी हमारी फर्म है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो प्रोसीजर डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर उसे फॉलो करना होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। 38 देखिए, इन विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डू वी फाइंड ग्रुप नॉर्म्स। अब गाइस देखिए यहाँ पर ग्रुप नॉर्म्स किस में अवेलेबल हो सकता है? मैं सिंपली कह सकता हूँ इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल में क्यों होता है? क्योंकि गाइस कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं होती, कोई भी प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना होता, कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करना होता है हमें। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। 39 देखिए, इफ़ ए कंपनी डील्स इन द मेटल प्रोडक्ट एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट। गाइस देखिए यहाँ पर मेटल प्रोडक्ट है और मेरी प्लास्टिक प्रोडक्ट दोनों अवेलेबल है। वॉट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल बी यूजफुल फॉर इट। गाइस देखिए कौन सी टाइप्स की यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए यूजफुल होगी? डिविजनल होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिविजनल के केस में क्या होता है कि हम प्रोडक्ट के बेस पे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देते हैं। 40 देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज कंपलसरी। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी है? फॉर्मल है, क्योंकि इनफॉर्मल को तो हम अपने अकॉर्डिंग चाहे तो अडॉप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसलिए जो मेरा ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर होगा। ये चीज़ आपको इजीली क्लियर होनी चाहिए। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट लेक्चर में अपने पार्ट सेकंड के साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए या व्हाट्सअप पे डायरेक्ट व्हाट्सअप कीजिए।